दीपेश अपनी पत्नी हर्षदा को बेरहमी से पीट रहा था। हर्षदा के चेहरे और शरीर पर अजीब से दाग थे जिसमें से खून निकल रहा था। नहीं नहीं, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मनहूस कहीं की, पता नहीं कौन सी बीमारी लिए घूम रही है तू। तेरे शरीर और चेहरे पर देख कैसे फोड़े हो चुके हैं। चल निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने आपके साथ इतने साल बिताए, आपकी इतनी सेवा की है। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब तेरा और मेरा रिश्ता टूट ही जाएगा ना, तो फिर तू चाह कर भी इस घर में नहीं रह पाएगी। दीपेश एक वकील को कॉल करता है और उसकी पत्नी हर्षदा, जो एक भयानक घातक बीमारी से जूझ रही थी, उसके चेहरे और शरीर पर अजीब से दाग थे जिसमें से खून निकल रहा था। वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे मेरे बेटे से अलग मत कीजिए, मत कीजिए मेरे बेटे से अलग। तभी वहां वकील आता है और दीपेश वकील से पेपर लेकर हर्षदा के अंगूठे के निशान जबरदस्ती डिवोर्स पेपर पर ले लेता है। ले, हो गया हमारा डिवोर्स। अब उठ और निकल जा मेरे घर से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। दीपेश अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। आखिर दीपेश ने इस उम्र में अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दे दिया, और हर्षदा को आखिर कौन सी बीमारी हो गई है, और वो अपने किस बेटे की बात कर रही थी, कहाँ है उसका बेटा। तो ये सारी बातें जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। माँ, पिताजी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? बेटा, वो तो किसी जमींदार से मिलने गए हैं। क्या बातें हो रही है माँ बेटे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दीपेश अपनी पत्नी हर्षदा और बेटे वरुण के साथ गांव में अपने बड़े से घर में रहता है। दीपेश बहुत ही अमीर है। उसके पास 2 खेत और कई सारी जमीनें हैं, और उसका बेटा वरुण, जो हाल ही में शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक हर्षदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके शरीर पर अजीब से फोड़े जैसे दाग आ जाते हैं जिसमें से खून भी निकल रहा था। दीपेश वरुण हर्षदा को कई सारे डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर हर्षदा को अब तक इन फोड़ों से छुटकारा नहीं मिल पाया था। एक रात वरुण को शहर की एक कंपनी से नौकरी का कॉल आता है। माँ, पिताजी, मुझे शहर की कंपनी में नौकरी मिल गई है और कल ही मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है शहर में। पर यहाँ तो माँ की तबीयत ऐसी है, अब कैसे जाऊँ मैं शहर? तू मेरी चिंता मत कर बेटा, तू कल शहर जाकर नौकरी ज्वाइन कर ले। हाँ बेटा, तेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना यहाँ। अगले दिन वरुण शहर चला जाता है। इधर हर्षदा अपनी तकलीफ में सारा दिन रोई जाती है। बहरहाल कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हर्षदा के शरीर के दाग और भी गहरे और दर्दनाक होते जा रहे थे। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। एक दिन वरुण को कंपनी में करिश्मा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। करिश्मा उसी शहर में अपने पिता हरीश के साथ रहती थी। एक शाम करिश्मा और वरुण एक पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। करिश्मा, 2 दिन बाद मैं हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। अब से मैं गांव में रहकर ही पिताजी का काम संभालूंगा। क्या? फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ वरुण। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी करिश्मा अपने पिता हरीश को बताकर वरुण से शादी कर लेती है और 2 दिन बाद वरुण के साथ उसके गांव चली आती है। तभी वरुण देखता है कि घर में उसकी माँ नहीं थी। पिताजी, माँ कहाँ है? उस मनहूस हर्षदा को मैंने धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया है। उसका मनहूस बदसूरत चेहरा नहीं दिखा जा रहा था मुझसे। मुझे नहीं रहना ऐसी मनहूस बीमारी से उलझी हुई औरत के साथ, इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। क्या? ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी माँ के साथ। मुझे अच्छा बुरा मत सिखा बेटा, ये मेरी जिंदगी है, तू इसमें दखल अंदाजी मत कर, समझा ना? दीपेश अपने कमरे में चला जाता है। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ इतने साल बिताए, आज उसी पति ने एक बीमारी के चलते अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। हमें माँ को ढूंढना होगा करिश्मा। वरुण करिश्मा बाहर जाकर हर्षदा को ढूंढते हैं। तभी हर्षदा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। कुछ देर बाद हर्षदा गांव के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। मेरा बच्चा वरुण। माँ, ये क्या कर दिया पिताजी ने? मैं पिताजी को कभी माफ नहीं करूंगा माँ। नहीं मेरे बच्चे, हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तू इस बीच में कुछ मत बोल। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसकी पत्नी सबसे सुंदर दिखे। अब मेरी इस बीमारी ने तो मुझे इतना बदसूरत बना दिया है कि मैं अपने आप को भी देखने से डर रही हूँ। अब मैं तुम्हारे पिताजी के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ वरुण। नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। बेटा, तू अपने पिता से नफरत मत कर। अगर उन्हें मेरी इस बीमारी से तकलीफ हो रही है तो उनकी खुशी के लिए मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। तभी वरुण वही गांव में अपनी माँ को एक घर खरीद कर देता है।
उसके बाद वरुण करिश्मा दिन में हर्षदा के पास रहने लगे और रात को दीपेश के पास रहने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम वरुण करिश्मा दीपेश के घर के बाहर बैठे थे। वरुण, हमें माँ जी और ससुर जी को फिर से मिलाना होगा। लेकिन कैसे मिलाएं उन्हें करिश्मा? पिताजी तो माँ की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अगर माँ जी की ये बीमारी ठीक हो जाए फिर तो ससुर जी माँ जी को अपना सकते हैं ना। शहर में मेरी एक सहेली है, वो स्किन की डॉक्टर है, उसके पास जरूर माँ जी की इस बीमारी का इलाज होगा। क्यों ना मैं अपनी सहेली को माँ जी की इस बीमारी के बारे में बताऊं, वो उनका इलाज अच्छे से कर देगी। तभी करिश्मा शहर में अपनी सहेली रिया को कॉल लगाती है। रिया एक डॉक्टर थी। तभी हर्षदा की सारी बात सुनकर अगले दिन रिया गाँव आ जाती है और हर्षदा के घर पर रहकर उसका इलाज करती है। रिया, माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ करिश्मा, इस बीमारी का इलाज है। तुम्हें बस 1 महीने तक माँ जी को ये ट्रीटमेंट देते रहना होगा और उनके दागों पर ये क्रीम लगानी होगी। देखना 1 महीने बाद माँ जी की ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। करिश्मा को इलाज की सारी प्रक्रिया बताकर रिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद करिश्मा अपनी सास की 1 महीने तक खूब सेवा करने लगी। वो उसे समय से दवाई देने लगी, उसके शरीर चेहरे पर क्रीम लगाने लगी। रात दिन की कड़ी मेहनत के बाद 1 महीना गुजरते ही हर्षदा की बीमारी सच में जड़ से खत्म हो जाती है और उसके शरीर और चेहरे के सारे दाग गायब हो जाते हैं। अरे वाह, मेरी बीमारी तो खत्म हो गई करिश्मा बहू। तभी दोनों हर्षदा को दीपेश के पास लेकर जाते हैं। हर्षदा, तुम्हारे चेहरे के वो दाग? हाँ पिताजी, माँ की बीमारी अब जड़ से खत्म हो चुकी है। अब तो आप माँ को अपना लीजिए। हाँ हाँ, अब हर्षदा हमारे साथ रह सकती है। अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे ऐसे कैसे रह सकती है माँ जी आपके साथ? आप दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना। अब आप दोनों तभी साथ रह सकते हो जब आपकी शादी होगी, और अब आप दोनों की शादी हम करवाएंगे। वरुण, आप लड़के वाले हो तो आप रहिए अपने पिताजी के पास, हम लड़की वाले हैं तो मैं माँ जी को लेकर जा रही हूँ दूसरे घर। कल माँ जी की हल्दी की रस्म की जाएगी और परसों माँ जी ससुर जी की शादी होगी। अरे वाह, माँ पिताजी की शादी होगी। तभी करिश्मा हर्षदा को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके साथ हल्दी और शादी की तैयारियां करती है। इधर वरुण अपने पिता के साथ अपने घर में शादी की तैयारी करता है। पिताजी, हमें मार्केट जाना है, शादी में पहनने के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, बहुत काम बाकी है पिताजी। दोनों तरफ जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं। अगले दिन वरुण अपने पिता को हल्दी लगा रहा था और इधर करिश्मा अपनी सास को हल्दी लगा रही थी। बहू, तू हमें मिलाने के लिए कितना संघर्ष कर रही है। माँ जी, ये करना तो मेरा सौभाग्य है और मैं दुनिया की पहली बहू हूँ जो अपनी सास की शादी भी करवा रही हूँ और अपनी सास की हल्दी की रस्म भी पूरी कर रही हूँ। दोनों खूब हंसने लगते हैं। उसके बाद दोनों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है और अगले दिन दीपेश हर्षदा की फिर से एक बार पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। हर्षदा दुल्हन के रूप में दीपेश के घर में अपने बहू, बेटे और पति के साथ खड़ी थी। बहू, मेरे जीवन में फिर से खुशियां लाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ससुर जी, जो जोड़ियां भगवान जी बनाते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने हमसफर को तकलीफ में देखकर कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी तकलीफ को अपना साथीदार बनाकर अपने पति होने का, पत्नी होने का फर्ज निभाना चाहिए। क्योंकि अगर हमसफर ही साथ छोड़ देना तो उस इंसान को दुनिया में कोई सहारा नहीं देता। एक दूसरे के दर्द को बांटना सीखिए माँ जी, ससुर जी, इसको ही जीवन कहते हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर दीपेश, हर्षदा एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उसके बाद दोनों कसम खाते हैं कि वो अब कभी अलग नहीं होंगे। उसके बाद चारों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। क्या लाना भूली मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरी माँ, दुनिया भर की सारी चीजें तो तुमने ले ली, अब क्या बचा लाने को? अरे अपनी बहन की शादी के लिए कोई 2 लाख की शॉपिंग करता है क्या? पूरे पैसों का चूना लगाने पर तुली हो तुम तो। आप चुप रहिए जी, क्या हर समय आप पैसा पैसा करते रहते हो? अरे मेरी इकलौती बहन की शादी है, उसकी शादी में मैं खर्च भी ना करूं क्या? खर्च? अरे 4 दिन में 4 लाख रुपए की शॉपिंग कर चुकी हो तुम। इतने पैसों में तो 3 शादियां हो जाती थी। वाह जी वाह, कैसे पति हो आप। आपकी साली की शादी है और आप ऐसे कंजूसी दिखा रहे हो। जरा दिल खोल कर अपनी पत्नी की मांगे पूरी कीजिए। ये तो मुझे पूरा बर्बाद करके रख देगी। ये साली की शादी तो आफत बन गई। साली होती है आधी घरवाली। अब यहाँ तो हमारे आयुष भैया की साली की शादी होने जा रही है और उनकी साली उनकी आधी घरवाली नहीं, बल्कि उनके लिए तो पूरी घरवाली की तरह बनकर अपनी बहन से खर्चा करवा रही थी। आयुष अपनी पत्नी अर्पिता के साथ अपने बड़े से घर में रहता था। आयुष के माता पिता गांव में रहते हैं और आयुष यहाँ शहर में एक कंपनी में नौकरी करता है। 1 महीने बाद उसकी बहन पायल की शादी है।
अब बहन की शादी के लिए अर्पिता दिल खोलकर अपने लिए कपड़े, सामान और तरह तरह की चीजें ले रही थी और ये सब में बेचारे आयुष की जेब खाली हो रही थी। थोड़ी समय बाद, अच्छा सुनिए आयुष जी, आप ऑफिस जाते जाते मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए, मैं ये सारा सामान अपने घर वालों को दे देती हूँ। थोड़े समय बाद अर्पिता सारा सामान 2 बड़े बड़े बैग में भर लेती है। हैं? ये क्या अर्पिता, इतना सारा सामान? हाँ, 4 दिन में हमने जो शॉपिंग की है ना, ये वही सामान है। मैं सारा सामान अपने मायके वालों को दिखा देती हूँ। हैं? क्या मुसीबत है ये? जब तुम शादी करके आई थी तब तो तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें खाली बैग भी नहीं दिया था और तुमने अपनी बहन की शादी के लिए बड़े बड़े बैग भर कर खरीद लिए। आप फिर शुरू हो गए। चलिए अब। आयुष दोनों बैग लेकर अर्पिता के साथ उसके घर चला जाता है। अर्पिता के मायके में उसकी बहन पायल, माता पिता हरीश मेनका और छोटा भाई अजय था। अर्पिता के मायके वाले मिडिल क्लास लोग थे और पायल की शादी उसी शहर में रहने वाले एक मनदीप नाम के अमीर लड़के से तय हुई थी। अरे जीजू, इतना सामान यहाँ रहने आ गए हो क्या? अरे चुप, ये सारा सामान तेरी बहन का है। बेवकूफ, जब देखो तब गलत ही बात करता है। सॉरी जीजू, मुझे लगा आप यहाँ रहने आ गए हो। दामाद जी आइए बैठिए। पायल जा दामाद जी के लिए ठंडा लेकर आ। अरे नहीं माँ, इन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है, ये फिर कभी पी लेंगे ठंडा। ये अर्पिता भी ना, अरे ठंडा तो पीने देती ही। आयुष वहाँ से चला जाता है। तभी अर्पिता अपने मायके वालों को सारा सामान दिखाती है। तभी अर्पिता अपने कपड़े अपनी माँ और बहन को दिखाती है। वाह दीदी, ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तुझे अच्छे लग रहे हैं तो तू इन्हें ले ले। नहीं दीदी, ये कपड़े तो आप अपने लिए लेकर आए हो ना। अरे ले ले पायल, मैं अपने लिए दूसरे कपड़े ले लूंगी। अर्पिता अपने लाए सारे कपड़े अपनी बहन पायल को दे देती है। अब उसके बाद सब अर्पिता के गहने देखते हैं जो उसने पायल की शादी में पहनने के लिए नए खरीदे थे। अब उसकी माँ और पायल को उसके गहने पसंद आते हैं तो अर्पिता उन्हें अपने गहने भी दे देती है। उसके बाद पायल और उसकी माँ अर्पिता की लाई चप्पल, सैंडल, चूड़ियां सब कुछ उससे ले लेते हैं। अब अर्पिता के पास केवल 2 पर्स बचे थे, वो भी खाली। शाम का समय, आयुष ऑफिस से सीधे अर्पिता के घर आता है। हाँ, चले अर्पिता घर? हाँ जी चलिए। अपना सामान तो ले लो अर्पिता। अरे हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, माँ और पायल को मेरी सारी चीजें बहुत पसंद आ रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें सारा सामान दे दिया और कहा कि मैं दूसरा ले लूंगी। ठीक किया ना मैंने? ये सुनकर आयुष के होश उड़ जाते हैं। हाँ हाँ, तुमने किया है तो सही किया होगा। चले अब। 4 लाख रुपए का चूना लगा दिया इसने। इसके मायके वाले भी कैसे बेशरम है, बिना सोचे समझे सब सामान ले लिया। अभी अर्पिता फिर से मुझसे पैसे लेगी, ये कहाँ फंस गया मैं। पत्नी तो पत्नी, भैया आयुष के ससुराल वाले भी उसके गले की फांसी का फंदा बने हुए थे। थोड़े समय बाद दोनों घर आते हैं। आयुष जी, आप कल ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, कल हमें शॉपिंग करने जाना है। अर्पिता, तुम्हें क्या जरूरत थी अपना सामान अपनी माँ और बहन को देने की? तो उसमें क्या है, क्या मैं अपने मायके वालों को कुछ दे भी नहीं सकती क्या? आप आराम कीजिए, मैं खाने की व्यवस्था कर देती हूँ। आयुष परेशान हो जाता है। अगले दिन अर्पिता फिर आयुष को लेकर मार्केट जाती है और अपने लिए शॉपिंग करके घर आती है। अर्पिता, मेरे अकाउंट में केवल 50,000 रुपए ही बचे हैं। अच्छा, तो कल बाकी की शॉपिंग उन्हीं पैसों में कर लेंगे। अच्छा चलिए अब सोते हैं। अर्पिता सो जाती है। क्या है यार ये, इस अर्पिता से तो शादी करके ही अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। तभी आयुष के मोबाइल पर गांव से उसकी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, बोलिए। शादी क्या हो गई, अपनी माँ को ही भूल गया। इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया तूने? अरे यार, अब इनका शुरू हो गया। सो गया क्या? जवाब दे। जाग रहा हूँ माँ, काम में बिजी था इसीलिए आपको फोन लगाने का समय नहीं मिला। सब पता है मुझे कहाँ बिजी था तू। अपनी उस पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था ना। चल अब तुरंत तेरे पिताजी के अकाउंट में 50,000 रुपए डाल। अरे माँ, इतने सारे पैसों की आपको क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पिताजी के साथ गोवा घूमने जा रही हूँ मैं। क्या इस उम्र में? अरे चपड़ गंजू, तूने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए और तेरे पिताजी को खेती के लिए सामान खरीदना है, इसीलिए इतने पैसे चाहिए। फोन रखते ही पैसे अकाउंट में डाल दियो, वरना वहां आकर धुलाई करूंगी तेरी मैं। मेरी जिंदगी भी उड़ती पतंग बन गई है। एक तरफ पत्नी डोर खींचती है तो दूसरी ओर माँ। क्या जिंदगी बन गई मेरी।
तभी आयुष अपने पिता के अकाउंट में बचे हुए 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। अगले दिन अर्पिता आयुष को शॉपिंग चलने को कहती है। तभी आयुष अपने पिता को पैसे भेजने की बात बताता है। क्या आपने 50,000 रुपए अपने पिता को खेती का सामान खरीदने के लिए दिए? ओहो, अरे क्या जरूरत थी उन्हें इतने पैसे देने की? यहाँ मेरी बहन की शादी सर पर है और आपने अपने पिताजी को 50,000 रुपए दे दिए। अर्पिता, मेरी बात तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अभी इसी समय बैंक चलिए और वहाँ से अपने नाम पर 5 लाख रुपए का लोन लीजिए। क्या? 5 लाख रुपए? हाँ, अब तक तो मैं कम खर्च कर रही थी कि जाने दो, क्या आपको परेशान करना, पर अब नहीं, आप हमदर्दी के लायक ही नहीं हो। अर्पिता आयुष को घसीटते हुए बाहर लेकर जाती है। भगवान जी, मेरे ही नसीबों में क्यों ऐसे लोग भेज दिए। तभी दोनों बैंक जाते हैं। जाइए और अंदर जाकर 5 लाख रुपए के लोन के लिए इंस्टेंट अप्लाई कीजिए, जिससे तुरंत अकाउंट में पैसे आ जाए। कह तो ऐसे रही है जैसे बैंक नहीं अपनी तिजोरी हो कि बस खोलो और पैसे निकाल लो। क्या बोले? कुछ नहीं। आयुष बैंक के अंदर जाता है। तभी बैंक वाले उसे कुछ चीज गिरवी रखने के लिए कहते हैं। क्या रखूं गिरवी? तभी आयुष को ख्याल आता है कि उसके मोबाइल में उसके ससुर हरीश के घर के पेपर के फोटो हैं, तो वो बैंक वालों को वही पेपर अपने मोबाइल में दिखाता है। आपको ओरिजिनल पेपर लाने होंगे और ये एक फॉर्म है, जिनकी प्रॉपर्टी है यहाँ नीचे उनके सिग्नेचर करके लाने हैं। दोनों पेपर बैंक में जमा करते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं कल ही आपको पेपर लाकर देता हूँ। चलो, अब खेल तो रच लिया मैंने। अब कैसे भी करके मुझे ससुर जी की प्रॉपर्टी के पेपर और इनके फॉर्म में उनके सिग्नेचर करने होंगे। बड़ा शौक है ना अर्पिता को मेरा पैसा उड़ाने का। अब उड़ाना अर्पिता, अपने पिता की प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लिए लोन के पैसों को। आयुष अर्पिता के पास जाता है। अर्पिता, ये एक फॉर्म है, इस पर एक गारंटर के सिग्नेचर चाहिए, तो हम तुम्हारे पिताजी के ही सिग्नेचर ले लेते हैं। कल हमें ये फॉर्म बैंक में जमा करना है। तभी अर्पिता आयुष के साथ उसके मायके आ जाती है और आयुष धोखे से इस जल्दबाजी में हरीश के सिग्नेचर उस फॉर्म पर ले लेता है। शाम का समय, सब बाहर हॉल में बैठे थे। तभी आयुष बाथरूम का बहाना बताकर हरीश के कमरे में चला जाता है और अलमारी में प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढता है। कहाँ रखे इन्होंने पेपर? तभी आयुष को पेपर मिल जाते हैं और वो उन्हें छुपाकर अर्पिता के साथ अपने घर चला जाता है और कल बैंक में वो पेपर जमा करवाकर हरीश के नाम पर 5 लाख रुपए का लोन ले लेता है। अब अर्पिता हर दिन शॉपिंग पर जाने लगी और खूब पैसा उड़ाने लगी। दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतने लगे। तभी पायल की शादी का दिन आ जाता है। आयुष और अर्पिता दोनों पायल की शादी में खूब डांस करते हैं और आखिरकार आयुष की साली की शादी हो जाती है। 2 दिन बाद। अर्पिता, अब हमें भी चलना चाहिए। दामाद जी, कुछ दिन रुक जाइए ना, सब साथ है तो मजा आ रहा है। ससुर जी वो। तभी हरीश के घर बैंक के आदमी आते हैं। ये हरीश जी का घर है? हाँ, मैं ही हरीश हूँ। क्या बात है? सर, बैंक से आपके दामाद आयुष ने आपकी प्रॉपर्टी के नाम पर 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? 5 लाख रुपए का लोन, वो भी मेरे घर पर? आयुष, अरे मैं क्या करता अर्पिता, तुमने पायल की शादी के लिए मेरा कितना खर्च करा दिया था, और ऊपर से तुम और मेरा खर्च कराने पर लगी थी, तो मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। आयुष, मैं आपकी जान ले लूंगी। अर्पिता आयुष के पीछे भागती है और आयुष बेतहाशा दौड़े जा रहा था। अब पता नहीं अर्पिता आयुष का क्या हाल करेगी। इधर हरीश अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगता है। तो इसी तरह आयुष ने अपना दिमाग लगाया और बिना जोर शोर दिखाया अपनी पत्नी अर्पिता से बदला लिया।